Hello everyone, welcome to our channel ACE CUET with Education Hotspot. And here in this video हम कवर करेंगे आपके अपकमिंग CUET एग्जामिनेशन के इकोनॉमिक्स के डोमेन के रिगार्डिंग कुछ MCQ की। अगर आप लोगों ने न्यू सिलेबस चेक किया है तो आपको पता होगा कि आपकी 12th में जो बुक होती है वो आप लोग पढ़ते हैं इंडियन इको एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अपने 12th के सिलेबस में आप लोग इंडियन इको एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, बट अगर हम लोग बात करें कि आपके CUET एग्जामिनेशन के न्यू अपडेटेड सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं, देखिए अर्लियर लास्ट ईयर तक की मैं बात करूं तो बिल्कुल इंडियन इको और मैक्रो इको आपके बुक आती थी और 11th की माइक्रो इको के कुछ पर्टिकुलर टॉपिक आपसे पूछे जाते थे। बट यहाँ पे अब इस बार इंडियन इको को सिलेबस से हटा दिया गया है और यहाँ पे आपके CUET के सिलेबस में आपको कंप्लीट करनी है अपनी 11th क्लास की माइक्रो एंड 12th क्लास की मैक्रो। तो मैक्रो तो आप लोग अपने 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए आप लोगों ने पढ़ी है, MCQ प्रैक्टिस करी है, तो वो तो आपने वहां से डिटेल में कर लिया है। बट यहाँ पे आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स की MCQ प्रैक्टिस और रिवीजन की बहुत ज्यादा जरूरत है, बिकॉज साल भर से ऊपर हो चुका है उस टॉपिक को पढ़े हुए और यहाँ पे उसका डिटेल प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड। रिकॉल करना टॉपिक को और प्रैक्टिस करना इज रिक्वायर्ड। तो हियर आई एम विद यू practicing for the practice of microeconomics MCQ। मैक्रो के भी हम लोग करेंगे, बट फर्स्टली माइक्रोइकोनॉमिक्स के MCQ प्रैक्टिस करते हैं बिकॉज इसकी रिवीजन ज्यादा इसकी रिवीजन अच्छे से करना और ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको पढ़े हुए आप लोगों को गैप आ चुका है। तो यहाँ पे हम MCQ फॉर्मेट में रिवीजन करेंगे। आई विल ट्राई कि मैक्सिमम MCQ आप लोगों को मैं सॉल्व कराऊं, इजी टू मीडियम टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन करेंगे सो दैट एग्जाम में हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए, राइट। चलिए तो बात करते हैं हमारे फर्स्ट MCQ की। कुछ चीजें आप लोगों को याद होंगी, राइट, कुछ चीजें आप लोगों को ऑलरेडी याद होंगी। यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स डील विद, देखिए इको की दो ब्रांच है, माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो मैक्रो जो इकोनॉमिक्स है ये दोनों ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड से ली गई है, राइट। ये दोनों जो है वो ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड माइक्रोज एंड मैक्रोज से ली गई हैं। माइक्रोज की जब हम बात करते हैं, आप लोग आंसर तब तक अपने कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं समझाती हूँ यहाँ पे आपको और फिर आप लोग आंसर डायरेक्ट आप लोगों को समझ में आ जाएगा। माइक्रो मतलब होता है जब भी आप किसी इंडिविजुअल लेवल पे बात करते हो चीजों की, लाइक कि एक कंज्यूमर है वो कितनी डिमांड करेगा, एक प्रोड्यूसर है वो कितनी सप्लाई करेगा, एक पर्सन की कितनी इनकम है पर कैपिटा इनकम। तो आप बात करते हो इंडिविजुअल लेवल पे, राइट, इंडिविजुअल लेवल पे। लेकिन मैक्रोज का मतलब होता है एज अ होल। तो जब हम मैक्रोज की बात करते हैं तो मतलब हम पूरी इकोनॉमी की बात करते हैं कि आपकी पूरी इकोनॉमी मिलके कितनी डिमांड कर रही है, एग्रीगेट डिमांड, सारे प्रोड्यूसर मिलके कितनी सप्लाई कर रहे हैं, एग्रीगेट सप्लाई, या पूरे नेशन की कितनी इनकम है, दैट इज नेशनल इनकम, राइट। दिस इज माइक्रो एंड मैक्रो। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आई होप नाउ एवरीवन गॉट द आंसर। इकोनॉमी एज अ होल पॉइंट होगा क्या, नहीं, ये तो मैक्रो में होता है। इंटरनेशनल ट्रेड भी दो कंट्री के बीच का ट्रेड है तो ये भी माइक्रो में नहीं आएगा। फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट सेट करती है टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन इन द इकोनॉमी। तो यहाँ पे हमारा क्लियर कट जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ द इकोनॉमी। क्लियर, आंसर हो जाएगा बी। आगे फॉरवर्ड मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। Which of the following is a microeconomic concept? अगेन जो मैंने अभी आपको पीछे मतलब बताया उससे ही रिलेटेड है, इनमें से कौन सा माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, नेशन इनकम, इन्फ्लेशन, प्राइस डिटर्मिनेशन इन अ मार्केट या फिर फिस्कल डेफिसिट। देखिए अभी बताया नेशन इनकम तो आपका एज अ होल का कंसेप्ट हो जाता है, तो नेशन इनकम तो यहाँ पे ये पॉइंट नहीं होगा। इन्फ्लेशन की बात की जाए तो इन्फ्लेशन तब होता है जब जनरल राइज इन प्राइस इन द इकोनॉमी, मतलब आपकी इकोनॉमी में, आपकी अर्थव्यवस्था में जब हर चीज के प्राइस बढ़ रहे हो तब वो इन्फ्लेशन की सिचुएशन होती है। तो ये भी एक इंडिविजुअल या एक दो पर्सन को इफेक्ट करने वाला कंसेप्ट नहीं है। फिस्कल डेफिसिट जब गवर्नमेंट की इनकम जो है वो कम है और गवर्नमेंट के खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो ज्यादा है टोटल आपकी रेवेन्यू से, तो ये भी नहीं है। तो यहाँ पे आपके पास पॉइंट है प्राइस डिटर्मिनेशन इन अ मार्केट। एक मार्केट में जब प्राइस डिटरमाइन करना होता है, आप याद कीजिए माइक्रो इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर था मार्केट इक्विलिब्रियम। तो जो प्राइस डिटरमाइन किया जाता है वो किया जाता है विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ये डिमांड कर्व होता था आपका नेगेटिवली स्लोपिंग, ये सप्लाई कर्व होता था, जहां पे भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो प्राइस होता था इक्विलिब्रियम प्राइस और वो क्वांटिटी होती थी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो प्राइस डिटर्मिनेशन जो है मार्केट में विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कर्व किया जाता है, जो कि एक माइक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट है। क्लियर, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, ये सबको याद आ रहा होगा,
लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, माइक्रो का चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये सिंपल सा कंसेप्ट है। लॉ ऑफ डिमांड कहता है, आप लोग ऑप्शन पढ़ सकते हैं, मैं सीधा आपको समझा देती हूँ। आप लोग चाहो तो वीडियो पॉज करके ऑप्शन पढ़िए और कमेंट में मुझे आंसर बताइए। मैं यहाँ पे आपको सीधा सीधा आंसर बता देती हूँ कि लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि जब प्राइस बढ़ेगा किसी भी चीज का, देखिए किसी जनरल केस में, नॉर्मल गुड्स के केस में, जब भी किसी कमोडिटी का प्राइस जो है वो बढ़ेगा, एक्सेप्शंस छोड़ के बात कर रहे हैं हम, जब भी प्राइस बढ़ेगा तो हम उसकी डिमांड कम कर देंगे। मतलब कोई चीज महंगी हो रही है तो हम उसकी डिमांड कम कर देंगे, और कोई चीज सस्ती हो रही है तो हम उसकी डिमांड बढ़ा देंगे। यहाँ पे मैं बहुत फास्ट कंसेप्ट आप लोगों को बता रही हूँ, किसी को कंफ्यूजन हो, किसी को ऐसा लग रहा है हमें समझ में नहीं आए हैं, हम पिछले कंसेप्ट याद नहीं कर पा रहे हैं जो हमने 11th में पढ़े हैं, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। मैं कोशिश करूंगी डिटेल में भी वो चीजें आप लोगों को समझा दूं। बट यहाँ पे मैं क्योंकि एमसीक्यू ज्यादा प्रैक्टिस करने हैं तो मैं आपको शॉर्ट में रिकॉल करा रही हूँ सारी चीजें। तो लॉ ऑफ डिमांड कहता था कि प्राइस और डिमांड के बीच में देखिए कैसा रिलेशन है, इनवर्स। एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है, इसको हम लोग नेगेटिव या फिर इनवर्स रिलेशन बोलते हैं। क्लियर? तो पॉइंट पढ़ लो, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड आर डायरेक्टली रिलेटेड। क्या ऐसा होता है कि प्राइस बढ़ता है तो डिमांड बढ़ती है और प्राइस कम होता है तो डिमांड कम होती है? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा तो केस ही नहीं ट्रू है, तो ये तो बिल्कुल गलत बात हो गई। प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड आर इनवर्सली रिलेटेड। प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी एंड प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी। बिल्कुल, ये बात तो आपने ठीक बोली है। डिमांड इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्राइस, नो, डिमांड डिपेंडेंट होती है प्राइस पे, प्राइस का इंपैक्ट डिमांड पे पड़ता है। प्राइस एंड डिमांड क्या एक साथ बढ़ते हैं, एक साथ मूव करते हैं? नहीं, राइट, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पे हमारा प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो क्या है, इनवर्सली रिलेटेड होते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इफ यू नीड द पीडीएफ ऑफ दिस टॉपिक देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। आई विल ट्राई टू प्रोवाइड डिपेंडिंग अपॉन द रिस्पॉन्स ऑफ द स्टूडेंट। इफ प्राइस ऑफ अ सब्स्टिट्यूट गुड्स इंक्रीजेस, अगर सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस जो है वो इंक्रीज कर गया तो द डिमांड फॉर द गिवन गुड विल, ध्यान से देखिए, रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। सब्स्टिट्यूट गुड जो थे ना, सब्स्टिट्यूट गुड वो होते हैं जो एक दूसरे की जगह इन प्लेस ऑफ वन अनदर आप यूज कर सकते हो, एक की जगह दूसरे आप उनको यूज कर सकते हो। लाइक टी एंड कॉफी, राइट? पूछते हैं ना हम चाय लोगे या कॉफी, अब प्लीज ऐसा मत कहना हम तो टी लवर हैं, हम तो कॉफी लवर हैं, तो हम नहीं स्किप करते हैं। जनरल एग्जांपल लो, या फिर आप माजा या स्लाइस ले सकते हो, राइट? तो यहाँ पे क्या होता है, जनरली हम क्या देखते हैं कि टी का प्राइस बढ़ेगा तो टी की डिमांड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। बट जब हम सब्स्टिट्यूट गुड की बात कर रहे हैं तो हम एक के प्राइस का दूसरे की डिमांड पे क्या असर पड़ेगा ये देखते हैं, राइट? कि टी के प्राइस बढ़ने या कम होने से कॉफी की डिमांड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो सिंपल सा लॉजिक लगाना है। देखिए टी का अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो नाउ पीपल विल रिड्यूस द डिमांड ऑफ टी एंड लोग उसके सब्स्टिट्यूट की तरफ मूव कर जाएंगे, तो लोग कॉफी की तरफ जाएंगे और लोग कॉफी की डिमांड को बढ़ा देंगे, राइट? सब्स्टिट्यूट गुड के केस में अगर एक का प्राइस बढ़ा, यानी कि अगर टी का प्राइस बढ़ गया तो लोग अब कॉफी की डिमांड ज्यादा करने लगेंगे क्योंकि टी महंगी हो गई है। और वहीं इसका अपोजिट देखें तो अगर टी सस्ती हुई है तो लोग कॉफी की डिमांड को कम करके टी की तरफ मूव टुवर्ड कर जाएंगे। तो इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। देखिए सब्स्टिट्यूट गुड के केस में अगर प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे की डिमांड बढ़ेगी और अगर प्राइस कम होगा तो दूसरे की डिमांड कम होगी। तो इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड द डिमांड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्राइस, डिमांड डायरेक्टली रिलेटेड है, एक का प्राइस बढ़ने से दूसरे की डिमांड जो है वो इंक्रीज होती है। ये तो नॉर्मल बात थी। लेकिन उसने यहाँ क्या पूछा है, उसने पूछा है सब्स्टिट्यूट गुड का अगर प्राइस बढ़ा तो जो गिवन गुड है उसकी डिमांड पे क्या असर पड़ेगा। यही कैच है और यही बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। उसने सब्स्टिट्यूट गुड की डिमांड पे क्या असर पड़ेगा नहीं पूछा, उसने पूछा डिमांड ऑफ द गिवन गुड। मतलब अगर टी का प्राइस बढ़ गया तो वो कह रहा है कि टी की डिमांड पे क्या असर पड़ेगा ये बता दो हमें तो, राइट? आई होप आपको चीजें समझ में आ रही हैं ये, राइट? यहाँ पे हमसे सब्स्टिट्यूट और किसकी बात कर रहा है, रिलेटेड गुड की बात कर रहा है। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही है। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग प्रेजेंट हैं, 3 क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर? तो डिमांड क्या होगा सब्स्टिट्यूट गुड के केस में, टी की डिमांड का, सॉरी टी के प्राइस का कॉफी पे ही इंपैक्ट पूछ रहा है, सब्स्टिट्यूट पे ही, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगी। बताया मैंने, टी का प्राइस बढ़ा तो कॉफी की डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। क्लियर? आई होप इट इज एविडेंट टू यू। हम सब्स्टिट्यूट का एग्जांपल देख रहे थे तो एक का प्राइस का दूसरे पे इंपैक्ट पूछ रहा है, गिवन गुड नहीं पूछ रहा है। अगर वो पूछता प्राइस ऑफ
द सेम गुड़िया एग्जाम्पल देके पूछता तब हम वो पॉइंट आंसर करते। 5 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख के चलेंगे, राइट। 5 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 15 क्वेश्चन की ये पीपीटी है। मैं अभी शॉर्ट में थोड़ी वीडियो छोटी रख रही हूँ सो दैट आप लोगों का ज्यादा टाइम ना जाए। और अगर मुझे लगेगा आप लोग एग्जाम से फ्री हो चुके हो, आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं, यू वांट मी टू मेक मोर वीडियोस एंड मोर एमसीक्यू इस तरीके से, तो फिर हम इसकी लेंथ बढ़ाएंगे और हम एक मैराथन फॉर्म में बड़ी बड़ी वीडियोस भी कवर करना स्टार्ट करेंगे। अब वो कह रहे हैं जब डिमांड परफेक्टली इनइलास्टिक होती है तो डिमांड कर्व कैसा बनता है। देखिए जब हम कह रहे हैं ना डिमांड परफेक्टली, इलास्टिक वर्ड का मतलब क्या होता है, चेंज। इलास्टिक वर्ड का मतलब क्या होता है, चेंज। तो जब हम बोल रहे हैं कि डिमांड परफेक्टली इनइलास्टिक है, देखिए परफेक्टली इलास्टिक के केस में ये कर्व बनता है और परफेक्टली इनइलास्टिक के केस में ये कर्व बनता है। इनइलास्टिक मतलब होता है कि आपका प्राइस कितना भी चेंज हो जाए, प्राइस 10 था, प्राइस 20 हुआ, प्राइस 30 हुआ, प्राइस 40 हुआ, प्राइस कितना भी चेंज हो जाए, लेकिन मैं अपनी डिमांड पे असर नहीं डालती हूँ। मेरी डिमांड 30 यूनिट्स थी, ये क्वांटिटी थी, तो 10 प्राइस पे भी मैं 30 यूनिट खरीद रही थी, 20 पे भी, 30 पे भी, 40 पे भी। तो इस केस में डिमांड को कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड तब होती है जब प्राइस चेंज डिमांड में कोई भी चेंज नहीं करता। प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन का एग्जाम्पल ले लीजिए। अगर प्राइस महंगा हो जाए या सस्ता हो जाए तो ऐसा करोगे कि एक की जगह 2-2 3-3 मेडिसिन खाने लग जाओगे। कोई शुगर बीपी की दवाई लेता होगा, वो महंगी हो गई या सस्ती हो गई तो ऐसा कर देगा कि बंद ही कर देगा, या बिल्कुल ही दवाइयां अगर सस्ती हो गई तो 2-2 3-3 एक्स्ट्रा खाने लगेंगे, नहीं। तो ऐसे केस में क्या होता है, डिमांड कर्व परफेक्टली इनइलास्टिक हमें देखने को मिलता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, वर्टिकल। क्लियर। तो यहाँ पे हमने 5 क्वेश्चन कवर करे। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। फर्दर वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से इंक्रीज स्टार्ट करेंगे एंड आई टोल्ड यू कि आगे आने वाली वीडियो में हम लोग इसकी लेंथ को भी इंक्रीज करेंगे डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्पॉन्स एंड योर फीडबैक। सो दिस इज ऑल अबाउट द इकोनॉमिक्स एमसीक्यू। आई नो थोड़ा सा प्रेशर हो जाएगा ये सुन के कि माइक्रो इकोनॉमिक्स आ रही है, कम टाइम में इतना कवर करना है, ऑलरेडी इतना सब कुछ है, अभी बोर्ड पे फोकस है। तो अभी टोटली बोर्ड पे फोकस रखो। आफ्टर बोर्ड आई वांट कि आप लोग ये सीरीज को देखें, बोर्ड के एग्जाम में भी दीजिए। अभी यहाँ अपने आप को डाइवर्ट मत कीजिए। सो आफ्टर बोर्ड आप लोग ये देखेंगे एंड देन कमेंट करके मुझे बताएंगे दैट whether you want me to continue or whether you want me to cover more MCQ in a single video. So that is all. Thank you everyone. See you in the next video with the more MCQ.